हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 16। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग के डिसाइपल्स ने फेंगजू के साथ जबरदस्त फाइट करके अपनी गॉड पावर को अवेकन कर दिया। इस फाइट में फेंगजू कमजोर पड़ गया था, तो फुइन उसे अपनी पावर दे के खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि फेंगजू एक गॉड बन जाए। लेकिन फेंगजू ऐसा नहीं चाहता था। वो शुआंग के आगे भीख मांगता है कि वो फुइन को वापस जिंदा कर दे, और तभी शुआंग ने उस पे स्काई स्लैश की सेकंड मूव से अटैक कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि शुआंग ने फेंगजू पर एक पावरफुल अटैक कर दी। वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो गई जो थोड़ी देर में ब्लास्ट हो गई थी, जिसके बाद शुआंग फेंगजू की बॉडी में अपनी डिवाइन पावर डालकर उसकी बॉडी से कुछ पावर अलग करना शुरू कर देते हैं। ये पावर उस लड़की को जानी पहचानी लग रही थी। शुआंग उसे बताती है कि घबराओ मत, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है। अब वो उसे फेंगजू के पास भेज देते हैं। उसके वहाँ जाते ही वो हवा में फ्लोट करने लगी और उसकी सारी पावर्स बॉडी में वापस एंटर कर देती है। इधर टिनफिंग ये सब देख के कह रहा था कि मास्टर आप तो बहुत कूल हो। वहीं पर रेंशु कहती मास्टर मुझे भी मूव सिखा दीजिए। डोंगमी उस सीन को देख के कहते कि इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं बल्कि टाइम की पावर भी मौजूद है। इधर उस बंदी की बॉडी अपने आप ब्लास्ट होकर वो अपनी रियल फॉर्म में आ गई, जिसके बाद वो सीधा फेंगजू की गोद में आगे गिर जाती है। यानी कि उस स्लैश अटैक में शुआंग ने फुइन की पावर को फेंगजू से अलग कर उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। उसमें अब कोई डी की पावर नहीं बची थी। इनफैक्ट उसे तो कुछ याद भी नहीं था। वो फेंगजू से कहती कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना डी की पावर हमें निगल लेगी। लेकिन फेंगजू से समझाता है कि अब यहाँ पर कोई डी की पावर नहीं है। और तभी वो देखती कि फेंगजू की बॉडी से डी की पावर रिलीज हो रही है। साथ ही अब उसमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी। वो बस एक मामूली सा मॉर्टल बन चुका है। इसीलिए वो फेंगजू को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो सारी डी की पावर एक बॉल में बदल के उसके पास आ गई। यानी कि अब फुइन इस पावर को कंट्रोल कर सकती है। ये देख कर लियो जुआन कह रहा था कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं भी अपनी थंडर पावर गॉड को कंट्रोल करके उसका मास्टर बन गया था। जिस पर डोंगमी कहते रहे तुम चुप रहो यार, ये बंदी तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए खुद को इसके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि उसके पास डी के पावर है। हम देखते कि बंदी अब खुद ही डी के पावर की गॉड बन चुकी है। फेंगजू कहते कि ये सब एंसेस्टर शुआंग का कमाल है। इधर शुआंग कहते चलो बताओ तुम्हारा मेरे मास्टर के साथ क्या रिलेशन है, तुम उन्हें कैसे जानते हो। मगर वो बंदा अपना मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए शुआंग ने चुटकी बजाकर फुइन को दोबारा से बेहोश कर दिया। और ये देखकर फेंगजू को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। वो कह रहा था कि इस बात को लगभग 1 लाख साल बीत चुके हैं। हम स्पिरिचुअल माउंटेन पिक पर रहा करते थे। मैं तब काफी छोटा था और तब मैंने देखा कि एल्डर जियो मेरे मास्टर के आमने सामने है। उस वक्त एल्डर जियो ने स्काई स्लैश का यूज करते हुए मेरे मास्टर पर हमला कर दिया, मगर वो अटैक मास्टर पर नहीं था बल्कि उनसे थोड़ा दूर किया गया। उस एक ही स्लैश में पत्थरों को चीरकर आसमान में जाने जितनी पावर थी, जिसे देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया। ये पावर 2 चीजों को कम्प्लीटली स्प्लिट कर सकती थी और उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी इस मूव को मास्टर करूंगा। इधर फेंगजू की मास्टर गुस्से में जियो से कह रहे थे कि तुमने इस बार भी चालाकी की, मैं तुम्हारे मूव को ढंग से देख ही नहीं पाया। जिस पर जियो कहते कि अब तो ये तुम्हारी गलती है, मैंने तो तुम्हें अच्छे से सिखा दिया था, तो अब मेरी इस टीचिंग के बदले तुम्हारा गॉड ट्री मेरा होगा। तब तक हुआ बुफान ने उस पेड़ को उखाड़ लिया था। उस पेड़ को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। फेंगजू के मास्टर भी उसका पीछा कर रहे थे कि तभी जियो बीच में आ जाती है। उनका रास्ता रोकते हुए कह रही थी कि ना तुम उस पेड़ को वापस नहीं ले सकते। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि वो गॉड ट्री यूनिक है, इस पूरी दुनिया में बस वो एक ही पेड़ था और तुम उसका यूज करके एक बच्चे के लिए घोड़ा बनाने वाले हो। यानी कि हद हो गई यार, तुम तो उस पेड़ की बेइज्जती कर रहे हो। गाइस वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे शुआंग थे। तभी जियो कहती है कि अगर तुम स्काई स्लैश को सीख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम इस टेक्निक को अपने डिसाइपल को सिखा सकते हो। ये सुन के वो मास्टर जियो को मारने जाता है, मगर बुफान ने उसका पाँव पकड़ लिया और फिर वो दोनों भी वहाँ से भाग गए थे। बेचारे उस मास्टर की तो हालत ही खराब हो गई। तो फेंगजू उन्हें संभालने लगता है। साथ ही फुइन उन्हें समझा रही थी कि स्काई स्लैश टेक्निक उस पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। ऐसा समझ लो कि वो हमें टियानलान की तरफ से तोहफा मिल गया। तभी फेंगजू पूछता है कि मास्टर पावरफुल बंदा था कौन, जिस पर उसके मास्टर बताती है कि वो 1 नंबर का कमीना और बेशरम बुड्ढा है। मगर फेंगजू
फेंगजू को तो मास्टर जियो काफी ज्यादा पसंद आए थे, तो उसके मास्टर इसी का फायदा उठाकर उसके कान भरते हैं। वो कह रही थी कि मेरे प्यारे फेंगजू, वो बंदा टियानलान सेक्ट का मास्टर है और उसका नाम है जियो टियानटोंग। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उसके जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। तो फेंगजू कह रहा था, हाँ मास्टर, मैं सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ। तो मास्टर कहती, देखो मैं तो उस जियो को हरा नहीं सकता, मगर मुझे पता है कि तुम ये काम कर पाओगे। अगर तुम टियानलान सेक्ट के ओनर बन गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और यही वजह थी कि फेंगजू को टियानलान का ओनर बनना है, क्योंकि उसके मास्टर ने बचपन में ये बीज उसके दिमाग में डाल दिया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। याया कह रहा था, अच्छा तो तुम हो 9 ग्रेट गॉड्स के डिसाइपल? तो कहते हैं हाँ, और मैं टियानलान का ओनर बन के कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। तभी शुएंग कहते कि इमॉर्टल्स और डीमंस ने एक साथ मिलकर डेविल क्लैन पर हमला किया और उनसे उनकी 5वीं मेरिडियन छीन ली, और तुम पूरी 5वीं मेरिडियन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो। मगर ये बात बस इतनी ही नहीं है, तुम्हारा कुछ और भी प्लान है। तो फेंगजू बताता है कि मैं 2nd मेरिडियन की पाथ को ओपन करना चाहता हूँ। ये सुन के सबसे ज्यादा हैरानी तो सुमोई को हो गई। फेंगजू कह रहा था कि उस वक्त हम अच्छे से जानते थे कि डी की पावर धीरे धीरे सभी मेरिडियन को निगल लेगी, और तभी मैंने एक अफवाह सुनी कि 2nd मेरिडियन ग्रेटेस्ट इमॉर्टल का घर है, साथ ही उसकी जैसी सेफ जगह कोई नहीं। जिस पर कांगसू कह रही थी, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना था, लेकिन वहाँ कैसे जाना है ये मुझे पता नहीं। जिस पर सुमोई कहती कि तो बस अफवाह है, मगर शुएंग का मानना था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई अफवाहें नहीं होती बल्कि सच्चाई स्प्रेड होती है। जिसके बाद वो फेंगजू से कहती कि मेरे ख्याल से तुम डीमन, इमॉर्टल और डेविल क्लैन को एक करके फिर डी के पावर का यूज करके 2nd मेरिडियन में जाना चाहते हो, और तुम्हें ये भी शक है कि वो डी के पावर 2nd मेरिडियन से बिलोंग करती है। जिस पर वो कह रहा था, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बस मेरा अंदाजा है, मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। मेरे ख्याल से 2nd मेरिडियन उन्हीं गॉड से बिलोंग करती है। तो याया कहते हैं, ठीक है चलो फिर हम उसी मेरिडियन की तरफ निकल पड़ते हैं। और तभी शुएंग अचानक से अपनी जगह से उठ गए, क्योंकि वहाँ पर एल्डर यू पहुँच गया। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हो, शायद तुमने डेविल क्लैन को हरा दिया। इसे पता ही नहीं कि फेंगजू से नहीं बल्कि शुएंग से बात कर रहा है। शुएंग कह रही थी कि शायद तुम ही एल्डर यू हो। तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं ही एल्डर यू हूँ। जिस पर शुएंग कहते, ठीक है फिर ये बताओ कि तुम कैसे मरना पसंद करोगे। ये सुन के एल्डर यू कह रहा था कि आप ही डेविल के नए राजा हो। वाकई आपके बारे में जो भी बातें सुनी थी वो 100% सही निकली। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ की जंग आपके हाथों खत्म होगी, मगर आपने इसका अंत कर दिया। तभी याया कहता है, बॉस मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, हमारा कुछ पुराना हिसाब बाकी है। ये सुन के शुएंग वापिस से सिंहासन पर बैठ जाते हैं। एल्डर यू याया से कह रहा था कि बर्निंग ग्रो काफी सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई, तुम तो अभी भी वैसे ही दिखते हो। जिस पर याया कह रहा था कि हाँ लेकिन तुम बुढ़े हो चुके हो। खैर जब तुम जवान थे तब तुमने मेरे क्लैन पर बहुत सारे अत्याचार किए और इसी का बदला मैं लेना चाहता हूँ। इधर फेंग कह रहा था कि ये सुन लो, ये कौवा तो लाखों सालों से जिंदा है। जिस पर यून भी हंसते हुए कह रही थी कि याया बहुत ही कूल है, उसका रियल स्टाइल तो सबसे यूनिक है। तभी एल्डर यू कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किए, दरअसल तुम्हारे डीमन क्लैन के लोग किसी काम के नहीं थे, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। ये सुनकर याया इतना भड़क गया कि वो अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे क्लैन को खत्म कर दिया। जिस पर एल्डर यू कह रहे थे कि बर्निंग ग्रो, पहला हम डीमंस इस दुनिया पर रूल करते थे, मगर अब समय बदल चुका है। अगर हमारे डीमन क्लैन को सर्वाइव करना है तो हमें डीमन एम्परर की जरूरत होगी, और इसीलिए मैंने कई सारे डीमंस को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उनकी पावर कोर से डीमन एम्परर क्रिएट हो जाए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे लोगों को मारा है, मगर ये करना जरूरी था। हमारे डीमन क्लैन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सारी बकवास सुनकर याया ने तुरंत उस पर फायर से हमला कर दिया, मगर एल्डर यू कोई डिफेंस नहीं करता क्योंकि वो मरने के लिए तैयार था। मगर बीच में आ जाता है चियांसी, उसने बर्निंग ग्रो के अटैक को खुद पर ले लिया। चियांसी को देख के डीमन किंग कह रहा था कि इसे डीमन एम्परर की पावर दिलाने के लिए मेरे कई सारे साथी मारे गए। एल्डर यू चियांसी से कहते कि तुम रास्ते से हट जाओ, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, मगर चियांसी उसकी एक नहीं सुनता। वो याया की पनिशमेंट के लिए उसके सामने चला गया, इसलिए याया दोबारा से उस पे हमला करने ही वाला था, लेकिन तब एल्डर यू ने खुद के इवेंट्स को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर दिया। ये खुदकुशी करने जैसा था। वो डीमन किंग से कह रहा था कि प्लीज चियांसी पर हमला मत करना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैंने खुद को पनिश किया। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। अब चियांसी अपने मास्टर को संभालते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। एल्डर यू कह रहे थे कि चियांसी तुम्हें डीमंस की जिम्मेदारी उठानी होगी, तो याया भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर कह रहा था कि चियांसी बस अपने मास्टर जैसा मत बन जाना। अब अगले सीन में हम देखते कि सभी लोग थर्ड मेरिडियन की तरफ निकल पड़े हैं। सुमोई और फेंग पीछे रुक गए थे क्योंकि उन्हें डेविल क्लैन को रिबिल्ड करना था। टिनफिंग कहता है कि मैं तो सेकंड मेरिडियन में जाने के लिए बेताब हूँ। वहाँ पर हजारों सालों से इमॉर्टल्स रहते आए हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर लेजेंडरी बीस्ट भी होंगे। तो कांगसू कहती हाँ, और मुझे लगता है कि वहाँ पर ढेर सारा खजाना होगा। शायद वहाँ के रोड स्पिरिचुअल स्टोन से बने होंगे। मगर बेचारी रेनशु तो परेशान थी। वो सोचती कि पहला तो मास्टर शुएंग हमेशा मुझे अपने साथ ले जाया करते थे, मगर अब वो मुझे नहीं ले जाते। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अब वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरी थी जिस पर टिनफिंग तुरंत ही कूद गया। उसमें अपनी पावर्स डालकर उसे एक्टिवेट भी कर देता है। टिनफिंग खुश होकर कह रहा था कि वाह, मैं वो पहला बंदा हूँ जो सेकंड मेरिडियन में जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई। तो शुएंग ने तुरंत ही टिनफिंग को एक बबल में डालकर पीछे खींच लिया। वो कहती कि ये एरी एक ट्रैप है। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो गए और तभी उनके सामने वर्ल्ड रिफ्ट क्रिएट हो गई जो इन सभी को अपने अंदर खींच रही थी। मगर शुएंग ने तुरंत ही उसे ब्रेक कर दिया। किंगशु कह रही थी कि आज तक जितने भी लोगों ने इस एरी का यूज किया होगा वो मारे गए। और तभी शुएंग की नजर पड़ती है हुआनिंग और जेई पर। वो कहते कि अभी भी तुम उसे हाइड कर रहे हो, तो लोग अनजान होने का नाटक करते हैं। इसलिए शुएंग ने अपनी पावर्स उनमें फोर्सफुली डाल के एक बंदी को बाहर निकाल लिया। वो बंदी पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कब पता चला कि मैं उनके अंदर हूँ। जिस पर शुएंग बताते हैं कि डीमन क्लैन के वानलियो विलेज में तुमने इन दोनों की वहाँ से भागने में मदद की थी, मगर तुमने गलती से अपनी ब्रीथ एक्सपोज कर दी, जिस वजह से मैं तुम्हें पहचान पाया। और तभी वो बंदी उनके सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि शुएंग तुम बहुत दिलचस्प हो। रेनशु उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम हो कौन। तो कहती कि मैं सेकंड मेरिडियन से बिलोंग करती हूँ। ये सुनकर डोंगमी और ल्यूजुआन तुरंत ही उस पे हमला करने कूद जाते हैं, मगर वो बंदी वहाँ से गायब हो गई। वो सबके इमोशंस को पढ़ सकती थी। वो कहती कि रेनशु कंफ्यूज है और वो भाई बहन डरे हुए, जिन्हें देखकर वो कह रही थी कि इंसानों के इमोशन बहुत ही बोरिंग होते हैं। जिसके बाद वो सीधा शुएंग के पास आकर कह रही थी कि तुम में कोई इमोशन नहीं है। जिस पर शुएंग कहते हैं कि मेरे इमोशन पढ़ पाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। और फिर शुएंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करके तुरंत ही उसे घुटनों पर लेके आए थे। वो बंदी कह रही थी कि एक पावरफुल इमॉर्टल भी इस पावर को झेल नहीं सकता। ये बंदा तो बहुत ही स्पेशल है। तभी शुएंग उससे कहते कि अभी भी वक्त है, जल्दी से बताओ तुम हो कौन। तो बंदी कह रही थी कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं ऐसी जगहों पर विजिट करती रहती हूँ ताकि यहाँ के पावरफुल लोगों को अपने साथ ले जाऊँ। ये सब सुनकर शुएंग ने तुरंत ही अपना प्रेशर हटा दिया। वो बंदी कह रही थी कि मुझे लगा था कि यहाँ पर बस फेंगजू ही सबसे ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल है, वही हमारे मेरिडियन में होने वाली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब लगता है कि मेरा अंदाजा गलत था। आप तो फेंगजू से भी ज्यादा सुटेबल हो। आपके आने से तो कॉन्टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है। वो शुएंग से कह रही थी कि प्लीज हमें गॉड किलिंग फीस में ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।